में देखो, यूरोप की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से, इसको आप चालू कर दीजिए। यूरोपियन जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से वो रशियन एनर्जी के ऊपर निर्भर है, रशियन एनर्जी के ऊपर निर्भर है। इसी के साथ साथ रशिया से जो रॉ मटेरियल है, जैसे फूड स्टॉक्स हैं या बाकी की कुछ और चीजें हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। रशिया यूक्रेन वार ने एनर्जी एक्सपोर्ट को कम कर दिया, घटा दिया, और इसकी वजह से यूरोप में ऊर्जा की जो मांग है या ऊर्जा की कह सकते हैं कीमत, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि रशिया ने सप्लाई बंद कर दिया। ऐसे में कंपनियां क्या करेंगी? यूरोप में निवेश करेंगी या यूरोप से बाहर निकलेगी? बताइए। बाहर निकलेगी। यूरोप से बाहर निकलेंगे तो यूरोप के बाजारों से पैसा बाहर निकालेंगे नहीं। यूरोप के बाजारों से अगर पैसा बाहर निकलेगा तो यूरो डाउन होगा नहीं। अब अगर एनर्जी की हम लोग देखें, एनर्जी के लेवल पर, तो अमेरिका में एनर्जी की कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर शेल गैस, वैसे ही बूम में शेल गैस का बूम है और काफी ज्यादा उत्पादन वहां एनर्जी के लेवल पर होता है। तो यूरोप में से कंपनियां निकाल कर निवेश कहां करेंगी? अमेरिका में करेगी नहीं करेगी? तो डॉलर मजबूत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसलिए यूरो और डॉलर का जो गैप है वो बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये एक वहां पर सिचुएशन है, ये उससे जुड़ी हुई ये चीजें। एक तो कारण है इसका ये, दूसरा कारण ये है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो ये सारे कारण है इस समय पूरी दुनिया में महंगाई की, यूरोप में भी महंगाई की स्थिति आई कोविड वगैरह के बाद में, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने उसे टैम करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ क्या चल रहा है, आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा, जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके? चल रहा है नहीं चल रहा है? अमेरिका ने भी लगातार यही किया। जो फेड रिजर्व है उन्होंने रेट्स को इंक्रीज किया बढ़ा के, इसीलिए हमारे यहाँ से डॉलर निकला भी बाहर। एक कारण ये भी है डॉलर के बाहर जाने का, क्योंकि रशिया में ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब वहां अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग वहां पैसा निवेश करना शुरू करेंगे या हमारे यहाँ वहां पैसा निवेश करना शुरू करेंगे? वहां से आने वाला जो डॉलर है वो रुक जाएगा। यही हुआ, डॉलर जाने वाला तो रुक गया, यहाँ से और वहां निकल गया। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, महंगाई लगातार बनी रही, और उसका शायद कारण उनको ये लगा कि जो ग्रोथ रेट है उसे बनाया जा सकता है महंगाई को रखकर आर्टिफिशियली, लेकिन शायद उनकी ये मिसकैलकुलेशन थी, उनको ये इसके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिला के ये इसका एक रीजन है महंगाई का और ये सब चीज़ों को, तो आप इसको मैच करके देखिए। इससे सवाल इस बार जरूर आएगा मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिमिनरी में, ये सब प्रीलिम्स का कुछ नहीं है इसमें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ प्रीलिम्स नहीं है, ये सब मेंस का ही है, इसमें वही आएगा। अब आप वर्ल्ड वाले पे आ जाइए। वर्ल्ड पे आप पहली वाली कोई ये श्रीलंका वाला हम लोगों ने देख लिया, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप ये करिए, इसमें एक न्यूज है, बाइडेन अराइव्स इन इजराइल एट द स्टार्ट ऑफ वेस्ट एशिया विजिट। बाइडेन आ रहे हैं वेस्ट एशिया विजिट पर इजराइल में सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे वो सऊदी अरेबिया और फिर उनका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई वगैरह का टूर, टर्की में जाएंगे। इसमें आपको ये तो नहीं पढ़ना, ये तो पढ़ लीजिए, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। इसमें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक हाल ही में एक इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया वेस्ट एशिया में, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई में, और उसका नाम है I2 तो ये टू वाला दो, I2 और U2 इसका नाम है। जनरली ये एक नया आर्किटेक्चर प्रस्तुत करता है वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में, और एक वेस्ट एशिया की राजनीति में या वहां के जो एक ऑर्डर है वेस्ट एशिया में देशों का, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्डर है चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर है, तो उसको रिबिल्ड करने का काम करता है I2 U2। आप I2 U2 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये उसी संदर्भ में होने वाली पहली मीटिंग है।
I2U। हालांकि अभी तो केवल एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर ही है। उसमें I2U का मतलब है 2 I और 2 U। तो 2 I में एक इंडिया, एक इजराइल, और 2 U में एक यूनाइटेड अरब यूएस और यूएई। ये उसका एक मतलब जनरली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, ये पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट भी। और उम्मीद ये है आने वाले समय में कि ये क्वालिटी तरीके से भी कन्वर्ट हो सकता है, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना सकता है ये वेस्ट एशिया में। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में आप लोगों को बनानी होगी। ये करंट और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है पूरी तरीके से। जिनका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस है वो इसे बड़े अच्छे से करेंगे। बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड में। एडिटोरियल पे भी कुछ खास है नहीं, और वही ना कोर्ट्स वर्सेस वेट रूलिंग के बारे में है, लेकिन आप लोगों से मत पढ़िए, मैंने पहले आपको ये बता दिया है। एक्सप्लेन में आ जाइए। एक्सप्लेन में तो वही डॉलर वाला और यूरो वाला दिया गया है, आप उसे पढ़ लीजिए। झगड़े नहीं पढ़ते, झगड़े हमारे उसमें नहीं आते एग्जाम में ना, झगड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। वेब टेलीस्कोप वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए अखबारों में जितनी भी सामग्री छपी वो सब इनसफिशिएंट है आज। हाँ, आज लेकिन हिंदू में बहुत बढ़िया है उसमें। अगर हिंदू है नहीं है किसी के पास तो आज का हिंदू जरूर ले लें। नहीं है, मैं लेके आया हूँ, उसको जिस दिया है उन्होंने आज अलग से, तो जिस वाले उसकी एक कॉपी करा लें आज का, उसमें पढ़ें, उसमें अच्छा मटेरियल वेब टेलीस्कोप का। इसमें एक्सप्लेन में वेब टेलीस्कोप वाला ये देखिए, छोटा सा ये, इसमें तो बहुत कम दिया गया है और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेल लॉयंस सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर रिफॉर्म एक बार पढ़ लीजिए। अगर किसी का लॉ ऑप्शनल है तो एक बार इसे देख लें। बाकी ये 2 ही एडिटोरियल्स इसमें हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, ये बात ले लेना जिसको चाहिए। अब इसमें आप हिंदू में देख लीजिए। हिंदू में वही ये श्रीलंका वाला मामला, क्राइसिस श्रीलंका में, इसको आप देख लीजिए। एक इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146 जेंडर गैप इंडेक्स में। जेंडर गैप इंडेक्स की ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकालता है और इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन है इसमें, वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन इंडिया। तो आप एक बार इसे देख लें, जेंडर गैप इंडेक्स को। ये क्या है, कौन निकालता है? ये प्रिलिमिनरी के लेवल पर इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लेवल पर आप इसका कहीं पर डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है तो जेंडर इनइक्वालिटी में अच्छा कितने लोगों को लगता है कि जेंडर इनइक्वालिटी में, अच्छा जेंडर इनइक्वालिटी में कौन कौन शामिल होता है? जब हम लिंग असमानता की बात करते हैं तब कौन आता है उसमें? हाँ, केवल महिलाएं ही नहीं आती उसमें। आप महिलाओं को मत देखना, वो व्यू थोड़ा बहुत स्मॉल व्यू हो जाएगा। तो जेंडर इनइक्वालिटी में आप महिलाओं को तो देखेंगे, इसके साथ साथ जो एलजीबीटी कम्युनिटी है आप उसको भी देखेंगे इसमें, उसके लेवल पर भी ये रिपोर्ट आती है। तो कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने के लिए है तो आप इसकी आंखें दे सकते हैं। एक इसमें इकोनॉमी में है, इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रॉज टू द रिकॉर्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। 2022 में हमारा चीन से जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है। एक बार इसको देखो, देखो इंपोर्ट कब बढ़ेगा? जब देश में मांग हो। मांग कब होगी? जब देश में महंगाई की स्थिति हो। अगर देश में महंगाई की स्थिति हो तो मांग हो जाएगी नहीं। और अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग उस मांग को पूरा नहीं कर पा रही
तो इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं बाहर से, इंपोर्ट बढ़ जाएगा नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा नहीं, कैट चालू खाते का घाटा बढ़ेगा या नहीं, मतलब चालू खाते घाटे को समझो कि हम लोग बाहर क्या भेज रहे हैं और बाहर से क्या मंगा रहे हैं, इन दोनों के बीच का क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और अगर चालू खाते का घाटा बढ़े एक लेवल से ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो खराब होगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि बाहर पैसा कहाँ से, मान लीजिए डॉलर अगर बाहर देना होगा उसे करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, डॉलर बाहर देना पड़ता है, पे करना पड़ता है डॉलर में, डॉलर आ नहीं रहा, आ रहा है या आ नहीं रहा, पेमेंट कहां से करेंगे, श्रीलंका वाली सिचुएशन बन सकती है नहीं, श्रीलंका के सामने परेशानी है, वो अपनी इंपोर्ट को तो पे नहीं कर पा रहा, यही समस्या है ना। तो ये समस्या और इंक्रीज हो सकती है इंडिया में भी अगर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो, इसीलिए उस न्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में। अगर लगातार चालू खाते का घाटा बढ़ता रहा, चलिए अब इसमें आप वर्ल्ड में आ जाइए, वर्ल्ड में वही जो बाइडन वाली जो वेस्ट एशिया का टूर है इजराइल का, ये और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं, एक इसमें बाकी इम्पोर्टेंट है नहीं, आप इसमें 12वें पेज पे आती है, 12th पेज पे न्यूज में, इंडिया हैज अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट 9 years बिफोर डेडलाइन। हम लोगों ने क्लीन एनर्जी टारगेट को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 2021 तक हमें अचीव करना था, वो 31 तक या 30 तक, हम लोगों ने इसे 2021 में अचीव कर लिया। जो हम लोगों ने कमिटमेंट की थी पेरिस क्लाइमेट समिट में, उसे हम लोगों ने 2021 तक अचीव कर लिया। ग्लासगो में जब समिट हुई थी तो पीएम ने अपने उस जो गोल था उसे इंक्रीज करके 500 गीगावाट कर दिया था कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। तो अब हमारा जो गोल है वो 2030 तक वो 500 गीगावाट का हम लोगों ने कर दिया है। आप इसको पढ़ लेंगे, ये मेरे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंट का जो पेपर 3 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, टारगेट वगैरह फिलिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एक बार ये देख लेना, नॉट साइनिंग एनपीटी वाज सिग्निफिकेंट डिसीजन। जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है वो एक बार इसे देख लेंगे, हालांकि एनपीटी का मामला तो बहुत ज्यादा चर्चा में इंटरनेशनल लेवल पर है नहीं, लेकिन एक बार फिर भी देख लेंगे। एक इसमें पहले पेज पर है कि Q1 में जो इन्वेस्टमेंट हमारा प्रोजेक्शन था वो 20.5% कम हुआ है हमारे प्रोजेक्शन से। निवेश भारत में 20.5% कम हुआ है पहले 4 महीने में, 3 महीने में जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। एक बार इसे देख लें। और अब इसमें जिस्ट पर आ जाइए। जिस्ट में इसमें पूरी तरीके से गैलेक्सीज वगैरह के बारे में बताया गया है, जो वेब टेलीस्कोप है उससे रिलेटेड सब चीजें, तो आप एक बार इसे देख लेंगे। बस इसमें केवल एक यही न्यूज है जिसमें तो बाकी और कुछ चीजों में इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही यही चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताओ कर क्या रहे थे इकोनॉमी में? हाँ ये उसमें जिसकी फोटो खींच लो ना, उसकी जिसकी फोटो खींच लो।
मुझे ये बताओ कि फर्क क्या रहता है जरा। एचडीआई कंप्लीट हो गया था। आज पहली बार क्लास में कौन कौन है? केवल 3 लोग, बाकी सबने किए क्लास पहले। क्लास के बाद है ना, जैसे कुछ सर आएंगे उनके 10 मिनट ले लेंगे, अपने 10 मिनट खराब नहीं करते। एचडीआई हम लोग कर रहे हैं। एचडीआई में क्या कर लिया था ये बता दिया था, क्या होता है। चलिए ठीक है। देखो एचडीआई समझ में आ गया था, किसी को एचडीआई में दिक्कत नहीं है? एचडीआई क्लियर है? देखो 2010 में एचडीआई में चेंज किया गया, एक नया इसमें बदलाव आता है। अब हम लोग एचडीआई से आगे चल रहे हैं, इसके आगे वाले स्टेप पे आ गए हैं। 2010 में एचडीआई में चेंज किया गया। उन्होंने कहा कि तो सोशल इकोनॉमी का जो टाइम था वो 2008 के बाद इकोनॉमी का जो सोशल एस्पेक्ट है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। और ये देखा गया कि मान लीजिए अगर कहीं पर गरीबी है तो गरीबी का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, जैसे इस रिपोर्ट को पढ़ना, ये आज का जो करंट वाला जो मामला है ना, आज का जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भी वो चीज कही गई, इसीलिए ये सब रिपोर्ट्स आती हैं। 2008-9 में ये कहा गया कि गरीबी का अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है समाज के सबसे कमजोर वर्ग के ऊपर। और समाज के सबसे कमजोर वर्गों में कौन शामिल है? तो सबसे पहले महिलाएं। महिलाओं के ऊपर गरीबी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बाकी के जो डेप्राइव्ड क्लासेस हैं उनके ऊपर गरीबी का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये भी हमें देखने की जरूरत है, गरीबी को केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में ना देखें, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट के रूप में देखें। मतलब गरीबी में ये भी देखें कि समाज के किस वर्ग के ऊपर गरीबी कितनी बुरी तरीके से हावी होती है। तो ये कैसे पता चले? तो ये देखा जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में महिलाओं का कितना डेवलपमेंट हुआ। मान लीजिए किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहां पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ये देखिए कि महिलाओं को कितना प्राप्त हो रहा है उस इकोनॉमिक ग्रोथ का। महिलाएं कितने ज्यादा उस इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। या आजकल ट्रांसजेंडर्स को भी हम लोग उसमें शामिल कर लें, क्योंकि 2009-10 तक तो ये सब बातें नहीं थी, लेकिन आज ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया जाता है। इसलिए एक 2010 में इसमें 3 नई चीजें जोड़ी गई। एक तो इसमें जेंडर अनइक्वालिटी इंडेक्स को शामिल किया गया। एचडीआई जब निकाला जाए तो ये कहा गया कि जेंडर लेवल पर जो है समानता है उसे उल्लेख किया। तो जो इंडेक्स एचडीआई में जेंडर के लेवल पर समानता को देखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर अनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, लिंग असमानता सूचकांक। क्लियर बात है? दूसरी इसमें एक और चीज की गई, देखो गरीबी केवल एक ही प्रकार की नहीं होती। गरीबी का मतलब केवल नहीं होता, ये नहीं होता कि कोई आदमी एक निश्चित मात्रा से कम कमा पा रहा है और निश्चित मात्रा से कम प्राप्त कर पा रहा है। गरीबी का मतलब ये नहीं होता। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम लोग गरीबी रेखा को 100 रुपए निर्धारित कर दें और ये मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 100 रुपए
से कम कमा रहा है या 100 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब है, और 100 रुपए से ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब रेखा के ऊपर है। गरीबी का मतलब केवल इतना नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति 100 रुपए या उससे कम कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो गरीब तो है ही, लेकिन गरीबी जो उसकी वो दिख रही है वो कई लेवल पर दिखेगी आपको। जैसे वहां पर शिक्षा मिलेगी, अनएजुकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, है ना, स्वास्थ्य के स्तर पर समस्या होगी, रहन सहन के स्तर पर समस्या होगी, बहुत सारी परेशानियां साथ में भी मिलेंगी, परिवार बड़ा होगा, ये सब चीजें, क्योंकि गरीबी में ही परिवार बड़े होते हैं। एक ये भी उसमें दुष्प्रभाव। इसलिए ये माना गया कि गरीबी को जब हम लोग देखें तो मल्टी डायमेंशनल लेवल पर देखें, क्योंकि गरीबी का मतलब केवल इतना नहीं है कि एक हमने वैल्यू निर्धारित की और उससे ऊपर नीचे हम लोगों ने निर्धारित कर लिया। ये देखें कि मल्टी डायमेंशनल लेवल पर गरीबी को देखें, तो वो सूचकांक जो गरीबी को मल्टी डायमेंशनल लेवल पर देखता है उसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, एमपीआई। ये भी एचडीआई का एक भाग है। ये बताता है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वो कितने प्रकार के वंचनों से प्रभावित हुआ, मतलब उसको कितनी प्रकार की जो चीजें हैं वो प्राप्त नहीं होती, समाज में उसकी जो भूमिका है वो कितने लेवल पर कम हो जाएगी। ये बताइए, गरीब व्यक्ति समाज में अपनी ज्यादा भूमिका निर्वाह कर पाता है या अमीर व्यक्ति? क्योंकि गरीब व्यक्ति को तो वही सुबह उठना और शाम तक अपने खाने का इंतजाम करना, सबसे पहले समस्या उसके सामने यही होती है। इसलिए वो समाज में अपनी जो उपादेयता है, जो यूटिलिटी है, उसे नहीं ले पाता। और इसलिए गरीबी को जब हम लोग वृहद स्तर पर देखें, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर देखें, और जिस सूचकांक के माध्यम से देखेंगे उसे कहेंगे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो एक दूसरा इंडेक्स ये शुरू किया गया 2010 से एचडीआई के साथ में। एमपीआई समझ में आया? यूपीएससी में आया है नहीं? मैं मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा आपको अभी कुछ देर में, और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर आप मुझे बताना कि आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। आप लिख पाओगे, ध्यान से सुनने से पाओगे। अच्छा, एक मुझे चीज और बताइए, जो असमानता होती है, मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में 4 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। भारत में जो समस्या है वो यही है कि यहाँ पर महिलाएं होम मेकर होती हैं और जो पुरुष है वो बाह्य मेकर होता है, तो बाहर से मेकर करा के लाता है, वो महिला को दे देता है। जो इकोनॉमिक जिम्मेदारी है, इकोनॉमिक लेवल पर, वो पुरुष की है, और जो घर की जिम्मेदारी है, ये हमारे यहाँ पर एक कल्चरल एस्पेक्ट है। घर में जो व्यक्ति पैसा कमा कर लाता है उसके पास इकोनॉमिक राइट या फाइनेंशियल राइट ज्यादा होते हैं या किसी और के पास ज्यादा होंगे? पुरुष के पास घर में जिसको देता है उसके पास सर्किट ब्रेकर, वही कहते हैं कंप्यूटर में सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, सर्किट ब्रेकर। हाँ, वैसे है तो ये भी सच है, लेकिन इसको हम लोग स्पेसिफिक में नहीं देखते, जनरल ट्रेंड में देखते हैं। तो जनरल ट्रेंड में यही है कि परिवार में मेल के पास जो फाइनेंशियल राइट है वो ज्यादा होते हैं, फीमेल के पास फाइनेंशियल राइट्स कम होते हैं, और बाकी के जो सदस्य हैं उनके पास और फाइनेंशियल राइट्स कम होते चले जाते हैं, जैसे बच्चों के पास, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, माँ बाप के ऊपर निर्भर होते हैं। अब एक ही परिवार में अनइक्वालिटी चारों सदस्यों के अंतर्गत मिलेगी नहीं, असमानता चारों के स्तर पर देखी जा सकती है नहीं, या बराबर होंगे चारों? पिताजी पैसे लेके आए, 10,000 कमाए, 2,500 सबको बांट दिए, ऐसा होता होगा? इसका मतलब ये है कि एक ही परिवार में कई स्तर पर असमानताएं देखी जा सकती हैं। जब परिवार के स्तर पर असमानताओं को देखा जाए, इसे हम लोग कहते हैं, और उस असमानता से मानव विकास को देखा जाए। देखो, सीधी सी बात है, जिस परिवार में जो भी कमाने वाला होगा उसका विकास ज्यादा होगा बाकियों से,
इसलिए एक ही परिवार में विकास को के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, विकास के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। जब एक ही परिवार के लेवल पर चारों लोगों को अलग अलग देखकर विकास को मापा जाए, इसे हम लोग कहते हैं असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, अनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर? नहीं आया? अच्छा, किस चीज को नहीं आया बताओ, फिर समझाओ। ज्यादातर को नहीं आया। देखो, मुझे ये बताइए, मान लीजिए हम लोगों ने मानव विकास सूचकांक निर्धारित कर दिया कि शिक्षा का स्तर ये है और स्वास्थ्य का स्तर ये है और ये सब है, तो हम लोगों ने निर्धारित कर दिया कि मानव को पर्टिकुलर परिवार विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। सवाल केवल यहां पर इतना है, क्या एक ही परिवार प्रति व्यक्ति आय के लेवल पर, क्या मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, तो क्या चारों व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय समान होगी? एक परिवार में अंतर होगा ना? अगर पर कैपिटा इनकम पर अंतर होगा तो क्या मानव विकास सूचकांक में अंतर नहीं आ जाएगा? क्योंकि पर कैपिटा इनकम वहां किसका भाग है? मानव विकास सूचकांक का भाग है, नहीं है? मान लीजिए शिक्षा के स्तर पर कमी है तो मानव विकास सूचकांक में अंतर आएगा नहीं? मान लीजिए परिवार में एक व्यक्ति ज्यादा पढ़ गया, एक कम पढ़ पाया, तो जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है वो मानव विकास सूचकांक में ऊपर होगा, है ना? लेकिन मानव विकास सूचकांक हम लोग जब निकालते हैं तब हम लोग एक परिवार को काउंट करते हैं, ना कि उसके प्रत्येक व्यक्ति को। जबकि होना क्या चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर काउंटिंग होनी चाहिए। जब अनइक्वालिटी को, ये असमानता होगी नहीं होगी? ये समानता होगी नहीं होगी? बताइए कि परिवार में शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर कैपिटा इनकम के स्तर पर ये समानता होगी नहीं होगी? बताओ सोच के। जब इस असमानता को हम लोग देखें, इस असमानता के आधार पर हम लोग HDI निर्धारित करें, तब हम लोग इसे अनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या IHDI कहते हैं। ये मानव विकास सूचकांक का परिष्कृत स्तर है या परिष्कृत रूप है, रिफाइंड फॉर्म है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले निकाला 1990 में, उसको हमने और रिफाइन किया। और रिफाइन कैसे किया? पहले तो हम लोग परिवार को देख रहे थे, अब हम लोग परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भी देख रहे हैं कि वो कितना शामिल है विकास के स्तर पर। जो सामाजिक विकास हो रहा है या आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है ये देखने का। अब इससे पता कैसे चलेगा? मान लीजिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मानव विकास का स्तर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का बराबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस परिवार में समानता है, हाँ या नहीं? इक्वालिटी का लेवल है बराबर। जैसे इसको आप ऐसे भी समझो, देखो मुद्दा क्या है हमारे यहाँ पैट्रियार्कियल टाइप की सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, नहीं? परिवार में महिलाओं के अधिकार कम होंगे नहीं होंगे? एक ही परिवार में महिलाओं का जो मानव विकास है उसका स्तर नहीं होगा, नहीं होगा? फिर कैसे हम लोग बिना महिलाओं के मानव विकास के ये निर्धारित कर दें कि किसी देश में विकास हो गया या उस परिवार में विकास हो गया? अगर हम लोग निर्धारित ऐसा करें तो ये न्याय होगा? न्याय होगा? गलत बात होगी। इसलिए मानव विकास को और रिफाइन बनाने के लिए ये किया गया कि परिवार के लेवल पर जितनी भी असमानताएं हैं उनको देखते हुए जब हम लोग मानव विकास सूचकांक निर्धारित करते हैं तब हम उसे असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक कहते हैं या अनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जबकि पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा रहा था। उसमें हम लोग परिवार को देख रहे थे, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, उसके आधार पर हम लोग निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे। ठीक है, तीन बात समझ में आई है? तीनों आ जाएंगी और हम जब आगे लिखेंगे इसे तो और आ जाएंगी। फिलहाल हम लोग इसे लिख लेते हैं। ये 2010 में 3 नए इंडेक्स जोड़ दिए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। ये यूपीपीसीएस में 2019 में या 20 में सवाल आया है, 2019 में आया शायद, कि मल्टी डायमेंशनल
नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब ऐड किया गया था HDI में? हाँ, पेपर पे नहीं, देखो एक प्रति व्यक्ति आय तो ये हो गई कि जो नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम हो गया, एक पर कैपिटा इनकम वो हो गया जो परिवार कमा पा रहा है। देखो जैसे मान लीजिए इस समय 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है भारत में, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख कमा पा रहा है? और मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं और कोई उस परिवार का जो मेल मेंबर है, जो हेड है, वो मान लीजिए 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहा है, तो क्या बाकी के लोगों को जो हिस्सा है उनके उस 10,000 में प्राप्त हो रहा होगा बराबर? 1,20,000 रुपए मान लीजिए साल भर में बने, तो क्या 30,000 रुपए साल भर में चारों मेंबर्स को मिल रहे होंगे परिवार में? नहीं मिल रहे होंगे ना। तो इसको देखने के लिए अब मिलेगा जब समानता हो, इक्वालिटी का लेवल हो परिवार में, तब मिलेंगे। इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं, हालांकि आजकल तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी अगर रिमोट एरियाज में हम लोग देखें, जैसे आप लोग तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, एक ही परिवार में मेल मेंबर्स और उसी परिवार में फीमेल मेंबर्स, उनकी एजुकेशन के बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा नहीं? फीमेल मेंबर्स को जनरली पढ़ाने के लिए परिवार वाले उत्साहित नहीं होते, मेल मेंबर्स को परिवार वाले पीट के पढ़ाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, ऐसे होता है। और फीमेल मेंबर्स को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तब पढ़ लेती है। ये वाली जो सिचुएशन है, क्या ये अनइक्वालिटी नहीं है? इसका मतलब अगर हम लोग ये देख लें कि एक मानव, एक परिवार का जो विकास है, अगर वो केवल मेल मेंबर के विकास के आधार पर निर्धारित कर लिया जाए तो ये अन्याय होगा नहीं होगा? क्या वास्तव में विकास हम लोगों ने देख लिया? नहीं देखा। तो क्या करना चाहिए कि ये देख लें कि एक ही परिवार में अनइक्वालिटी किस लेवल पर है, असमानता किस स्तर पर है, और असमानता के उस स्तर पर ही जाकर हम लोग देख लें महिलाओं को कितने अधिकार हैं, वो कितना प्राप्त कर पा रही हैं, ये सब चीजें है ना। इसलिए मानव विकास सूचकांक को जब ज्यादा लोकतांत्रिक, जब ज्यादा इंक्लूसिव बनाया गया, तब इसमें ये 3 इंडेक्स और ऐड कर दिए गए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में, IHDI अनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और तीसरा जेंडर अनइक्वालिटी इंडेक्स या लिंग असमानता सूचकांक। ठीक है, तो आप अगले पॉइंट लिखिए इसमें। वर्ष 2010 से मानव विकास सूचकांक में 3 नए सूचकांकों को, यह मानव विकास रिपोर्ट में लिखो, मानव विकास रिपोर्ट लिखो। वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में 3 नए सूचकांकों को शामिल किया गया। 3 new indexes has been included in Human Development Index in the Human Development Report of 2010. In the Human Development Report of 2010, ये 3 सूचकांक इस प्रकार हैं। These 3 indexes are as follows. पहला लिखना है इसमें असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। इनइक्वालिटी, इन आई से होगा, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI कहते हैं इसे। तो आप आगे ब्रैकेट में IHDI लिख लें। नेक्स्ट, लिंग असमानता सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक।
जेंडर अनइक्वालिटी इंडेक्स, और तीसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इनकी परिभाषा भी लिखवा दूं? हाँ, लिख भूल जाओगे। पहले अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, जब एक ही परिवार के स्तर पर असमानता को समायोजित करते हुए मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है, तब इसे क्योंकि इसकी परिभाषा आ रही है, दिमाग में निकल रही है। असमानता को समायोजित करते हुए मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है, तब इसे असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब इसे अंग्रेजी में लिख लीजिए। when human development index is being taken by adjusting inequality at a level of a family, then it is known as inequality adjusted human development index। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, जब किसी देश में लैंगिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है, तब इसे लैंगिक असमानता समायोजित